ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है, क्योंकि वायरस अदृश्य है और हमारे बीच में ही है। ऐसे में अगर हम सावधानी रखेंगे और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना को हरा पाएंगे। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 85 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एक अच्छी बात यह है कि देश में स्वस्थ होने की दर 97.77% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 26,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। वहीं कल 28,000 से ज्यादा नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है, जो कि चिंता का विषय है। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-2397-8046 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। श्रोताओं, अब कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर वार्ष्णेय से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, जैसा कि कार्यक्रम का नाम है कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जबकि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन फिर भी केसेस आ ही रहे हैं, आप क्या कहेंगे ताजा स्थिति पर? हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि काफी हद तक तो कोरोना के केसेस कम हुए हैं काफी देश के हिस्सों में, परंतु कुछ राज्यों से जो है, खासतौर से केरल और महाराष्ट्र से काफी केस अभी भी आ रहे हैं और बाकी जगह थोड़े छुटपुट केस आ रहे हैं। और ये जो है, दो चीजें हमारे लिए अच्छी हुई। एक तो वैक्सीनेशन, जैसे आपने कहा, काफी आगे बढ़ गया है और काफी लोगों को कम से कम एक डोज वैक्सीनेशन लग चुकी है। इसके अलावा जो सीरो सर्वे हम लोगों ने किए हैं भारत सरकारों ने, तो उसमें ये पाया गया कि करीब 2/3 जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें एंटीबॉडीज पाई गई और इवन बच्चों में भी, जहाँ पे कि हमने वैक्सीन नहीं दी है, वहाँ पे भी जो है लगभग आधी 50% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। तो इस तरीके से जब इम्यूनिटी डेवलप हो जाती तो केसेस, जो कोरोना की जो बीमारी है उसका प्रसार कुछ हद तक रुकता है। लेकिन इसमें जो है हमें लापरवाही होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और आगे जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें अपनाते रहना पड़ेगा जब तक कि ये बीमारी पूरी तरीके से समाज से दूर ना हो जाए या बहुत ही मिनिमल हो जाए। जी। और डॉक्टर वार्ष्णेय, इस समय त्योहारों का मौसम आ रहा है और पूरे देश में अगर हम देखें तो इसे लेकर खासी चिंता जताई जा रही है और बाजारों में काफी भीड़ हो रही है। तो ऐसे में लोगों को किस तरीके से अपना बचाव करना चाहिए या किस तरह के बिहेवियर का पालन करना चाहिए? हाँ, देखिए, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया और ये चिंता बहुत ही उचित है, क्योंकि जो पीछे हम लोगों ने देखा कि हाथों से, जैसे हम केरल का उदाहरण लें, तो वहाँ पे जो 2 मेजर फेस्टिवल हुए और उसके बाद उनसे जब लोग मिलना शुरू हुए और भीड़ काफी हुई, तो उसके बाद केस बहुत बढ़ने शुरू हो गए। और चूंकि अभी काफी हमारे देश में जैसे कुछ त्योहार आने वाले हैं, प्रमुख त्योहार, और उसमें फिर जैसा होता है कि काफी भीड़ इकट्ठी होती है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ना हो। खासतौर से देखिए, अभी सरकार ने मंदिरों को इसीलिए नहीं खोला है या जो धार्मिक प्लेस को, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा लोग जुटते हैं, लेकिन जो मार्केट प्लेस हैं वो खुले हुए हैं, लोग वहाँ जा रहे हैं और अपने सुरक्षा अपने ऊपर है। देखिए, अगर हम बीमार पड़ेंगे तो हमारे घर में भी परेशानी होगी और पड़ोस में भी होगी, समाज में भी होगी और पूरे देश के सिस्टम पे उसका असर पड़ता है। तो इसलिए जब तक ये बीमारी नहीं खत्म होती तब तक हम सभी की जिम्मेदारी भी है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि हम जो है जब भी घर से बाहर निकलें एक अच्छे ढंग का मास्क पहन के रखें
उचित सामाजिक दूरी जितना पॉसिबल है वो बना के रखें और हाथों की अच्छी तरीके से सफाई करते रहें, क्योंकि ये वायरस जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। तो किसी भी हालत में हमने अपने मास्क को नहीं उतारना। अगर आपका वैक्सीनेशन भी हो गया हो, चाहे एक वैक्सीन लग गई हो या 2 है, फिर भी आपने मास्क नहीं उतारना है, क्योंकि मास्क सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जी बिल्कुल। और अभी सरकार जो है भीड़ को बाजारों में नियंत्रित करने के लिए एसओपी भी बना रही है, और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं बाजार के लिए, त्योहार को मनाने के लिए, और भीड़ भाड़ को देखते हुए इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है लोगों को। और ऐसे में हम नागरिकों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने सीरो सर्वे का जिक्र किया डॉक्टर वार्ष्णेय, और इस समय 28,000 सैंपल्स के साथ एक दूसरा सीरो सर्वे भी दिल्ली में शुरू हो रहा है। और आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि अभी वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो 85 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हमारे देश में हो चुका है। हम लगभग 86 करोड़ के आसपास के आंकड़े को छूने वाले हैं। तो ऐसे में आप हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति को कैसे देखते हैं? कितना टाइम लगेगा हर्ड इम्यूनिटी को आने में? हाँ, देखिए, जो स्टैटिस्टिकल मॉडल होते हैं इसमें हमेशा ये माना गया है कि अगर 70-75% लोगों में अगर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, चाहे वो वैक्सीनेशन के थ्रू हो जाए या हमारी नेचुरल जो बीमारी के थ्रू है, तो फिर वायरस का जो है वो जो एक दूसरे से फैलने का जो प्रसार है वो रुक जाता है। तो उस तरीके से तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि काफी लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं। और दूसरा जो जैसे नेचुरली देखिए एडल्ट तो 18 के ऊपर वाले तो वैक्सीनेट हुए हैं, तो उनमें तो वैक्सीनेशन की वजह से एंटीबॉडी मिलेंगी या इन्फेक्शन के, लेकिन उससे ज्यादा जैसे मैंने पहले कहा कि जो 18 से कम उम्र के बच्चे जिनको अभी हमने वैक्सीनेशन नहीं किया, उनका भी जब सीरो सर्वे किया गया तो उसमें भी लगभग 50% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। हालांकि उनको बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन बच्चों को हुआ और कईयों को पता भी नहीं लगा कि हल्की सर्दी खांसी जुकाम बुखार हुआ, पर वो भी कोरोना था, क्योंकि बच्चों में ये देखा गया है कि कोरोना अपना उग्र रूप नहीं धारण करता और ज्यादातर हल्के सिम्टम आते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इसमें मैंने बार बार कहा कंप्लेसेंट होने की या लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। और सुरक्षा के जितने इंतजाम है वो हमें अपनाने हैं। अब बच्चों में जैसे काफी स्टेट ने जो है जो बड़ी क्लासेज के हैं 9th ऑनवर्ड उनके लिए स्कूल भी खोल दिए हैं, और वहां पे भी जैसे आपने कहा एसओपी फॉलो किया गया है। ज्यादातर जो स्कूल के टीचिंग स्टाफ है या अदर स्टाफ उनका वैक्सीनेशन हो गया है। बच्चों को भी ये देखा जा रहा है कि वो प्रॉपर मास्क पहने, अपनी दूरी बना के रखें, और जैसे जो मिलने का समय है, कभी रेसेस होती है या कभी जो भोजन का अवकाश होता है उसमें आपस में ना मिलें, आपस में बैठ के ना खाएं। ट्रांसपोर्ट भी जहां तक पॉसिबल है वो अगर इंडिविजुअल अपना ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है कॉमन है तो भी वो मास्क लगा के जाएं। तो इसी तरीके से हम इसको प्रसार को वायरस के रोक सकते हैं, और ये अत्यंत जरूरी है। जब तक कि ये केसेस तो उसका देखिए जब भी इम्यूनिटी जब डेवलप हो जाएगी तो वही है। अगर अभी हम आप नॉर्थ इंडिया की बात करें तो काफी देश में, अगर हम अपनी दिल्ली की बात करें तो काफी केसेस कम हो गए हैं। एक समय में जब 40-40 हजार केस आ रहे थे, आज वो घट के 30-40 केस पर डे रह गए। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन और नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से लार्ज पॉपुलेशन में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है और इन्फेक्शन का रेट कम हो गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम फिर से लापरवाह हो जाएं, फिर से जो है अपने मास्क को उतार दें, फिर अपने वही सब बिहेवियर करने लगे जो हम कोरोना से पहले करते थे। अभी उसका उपयुक्त समय नहीं आया, क्योंकि अगर हम अभी नहीं रोकेंगे तो जो एक संभावित बात चल रही थी कि एक थर्ड वेव भी आ सकती है, मतलब वायरस अपना, और उसका एक कारण ये होता है कि वायरस जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। कई बार वायरस अपना एंटीजेनिक कैरेक्टर चेंज कर लेता है और नया रूप रख लेता है, और ये नया रूप डर ये होता है कि ये हो सकता है जो वैक्सीन हमें दी है उस पे इसका असर ना पड़े और ये उसको डॉज कर जाए, तो वो एक चिंता का हमेशा बना रहता है। इसलिए सुरक्षा का एक ही उपाय है कि मास्क पहनें। जी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के
आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। आप हमारे विशेषज्ञ से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और आज के कार्यक्रम के हमारे पहले कॉलर हैं महाराष्ट्र ठाणे से गुरुनाथ जी। गुरुनाथ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी सर नमस्कार जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मुझे जानना था सर, ये जो अभी 85 करोड़ 60 लाख के करीब वैक्सीनेशन हो चुका है जी सर, उसमें जो दूसरा डोज के बाद जो आंकड़े अगर आपके पास उपलब्ध होंगे, दूसरा डोज कितने लोगों को लगाया जा चुका होगा, और ये जो दूसरा डोज दिया जाता है यही बूस्टर का काम करेगा। और मेरा दूसरा सवाल है सर, ये जो बच्चों के लिए जो वैक्सीन है जो डेवलप हो चुकी है सर, इनका वैक्सीनेशन कब तक चालू हो जाएगा? और ये जो अभी सब तरफ स्कूल वगैरह खुल रहे हैं तो उनके सेफ्टी के लिए तो ये ठीक। जी डॉक्टर वार्ष्णेय, हाँ देखिए, बिल्कुल इनके सवाल बहुत ही उपयुक्त हैं। और जैसा है लगातार ये प्रोसेस चल रही है कि जो फर्स्ट डोज काफी लोगों को मिल चुकी है और दूसरे डोज भी जो है हमारे लगभग 1/4 पॉपुलेशन को मिल रही है, और धीरे धीरे वो टीकाकरण आगे बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरीके से वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती चली जा रही है वो होता जाएगा। और जहाँ तक बच्चों की देखिए टीकाकरण की बात है, एक जैसे हमने पहले प्रोग्रामों में भी बताया कि जायडस की वैक्सीन जाइकोव भी है, उसका 12 साल से 18 साल के बच्चों पे जो है वो टेस्ट हुए थे और उसमें वो सुरक्षित और 60-70% प्रभावी पाई गई थी। तो वो बहुत ही जल्दी हो सकता है अगले महीने में मार्केट में उपलब्ध हो जाए, तो फिर हम वो टीकाकरण कर सकते हैं। इसके अलावा जो कोवैक्सीन वैक्सीन है हमारी, वो भी हमारे कई मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट में 2 साल से ऊपर के बच्चों में उसके फेज 3 के ट्रायल पूरे हो चुके हैं। उनके रिजल्ट हो सकता है अगले 1 महीने में हमें उपलब्ध हो। अगर वहाँ पे ये पाया जाता है कि ये सुरक्षित है और प्रभावी है, तो फिर हम 2 साल से ऊपर के बच्चों का भी टीकाकरण कर पाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, चाहे वो टीकाकरण आपका 1 डोज लगी हो, 2 डोज लगी हो, और वो लगातार प्रोसेस है, परंतु जब तक ये वायरस रुक नहीं जाता, जब तक ये केसेज पूरे देश से आने कम नहीं हो जाते, तब तक सुरक्षा के जो उपाय हैं, मास्क को जरूर पहनना है, अपनी सामाजिक दूरी जितनी पॉसिबल है वो रखनी है, अनावश्यक रूप से चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे धार्मिक हो, या किसी भी गतिविधि में ज्यादा भीड़ नहीं लगानी, और अपने हाथों की सफाई रखनी। और इस बीच दिल्ली से हमारे साथ संतोष जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो जी संतोष जी, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, सुनाई दे रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग वैक्सीन लगवाते हैं तो मतलब ज्यादा ही तबीयत खराब क्यों हो जाती है, मतलब बुखार सा आ जाता है, मतलब ज्यादा ही दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है, इसलिए वैक्सीन लगवाने में कोई संकोच करता है, और किसी को तो किसी की डेथ भी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर वार्ष्णेय देखिए ये जानना चाहते हैं जी। आपके सवाल की जिज्ञासा तो ठीक है, परंतु शायद आपने जो ऑब्जर्व किया वो ढंग से नहीं हो गया। अगर हमारे देश में 85 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और किसी को भी कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि अगर ऐसा आता तो वो हमारे को सब जगह पता लग जाता। तो एक मामूली साइड इफेक्ट के 1 दिन के लिए आपको हल्का बुखार आ गया, या जहां इंजेक्शन लगा वहां हल्का दर्द हो गया, या 1 दिन के लिए मांसपेशियों में दर्द हुआ, तो वो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो तो जब भी हम कोई वैक्सीन लगाते हैं और हमारी बॉडी जब एंटीबॉडी बनाती है तो हल्के लक्षण हो सकते हैं, उससे किसी तरीके की घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन ने वैक्सीन लगा ली, किसी को भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई, यही अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एक्सरसाइज है। इसलिए कोई भी भ्रम में मत रखिए, जब भी वैक्सीन का जिसका नंबर आए तुरंत लगाएं। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को, जो बुजुर्ग हैं, जो 50-60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, या जिन्हें कई तरीके की बीमारियां हैं, जैसे ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि मेरे को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, गुर्दे की बीमारी है, कैंसर है, HIV है, मैं दवाइयां ले रहा हूं, तो मैं वैक्सीन लगवाऊं ना लगवाऊं, उनके लिए लगवाना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उनको इन्फेक्शन होगा तो बहुत सीरियस इन्फेक्शन होगा। इसलिए किसी भी चिंता की बात नहीं है। जब भी जो भी वैक्सीन, सारी वैक्सीन प्रभावी हैं, सुरक्षित हैं, जहां पे भी जो वैक्सीन आपको मिल रही है और आपका नंबर आ रहा है तो तुरंत लगाएं, और दूसरों को भी जो है अपनी सही तरीके की इन्फॉर्मेशन दें कि इस वैक्सीन से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि एक समाज के बड़े वर्ग में
एक वैक्सीन तो एटलीस्ट एक डोज लग चुकी है, तो यही एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देता है। जब हम लगभग हमारे 135 करोड़ देश में करीब 30-35 करोड़ तो बच्चे हैं, तो उनको अगर छोड़ दें तो 100 करोड़ की एडल्ट पॉपुलेशन लें और उसमें 85 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई, तो यही एक आपको बताती है कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है, तुरंत लगवाएं। और अब बलरामपुर उत्तर प्रदेश से रिंकी तिवारी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। रिंकी जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बिल्कुल, आपके साथ एक्सपर्ट है, उन्हें मेरा नमस्कार। जी रिंकी जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं आज आप? जैसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी तो कोरोना चल रहा है और कह रहे हैं जो दूसरा वेव होगा बच्चों के लिए होगा, जो हमारे चाइल्ड हैं उनके लिए होगा। तो उसके बाद में फिर जो वैक्सीन आया, मतलब भी बोला जा रहा है कि वैक्सीन आएगी, हमारे भारत में आ चुका है, लेकिन अभी उसकी ट्रायल चल रही है। एक्चुअली अगर वैक्सीन आती है तो मान लें कि कोरोना पे तो कारगर होगी, तो क्या अन्य बीमारियों के लिए भी कारगर साबित होगी, जैसे कि मतलब डेंगू है, मलेरिया, इससे भी वो अपना आप सोच सकता है? जी डॉक्टर वार्ष्णेय, रिंकी जी जानना चाहती हैं कि क्या जो कोविड वैक्सीन है क्या दूसरे जो रोग हैं उनके ऊपर भी प्रभावी होगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही स्पेसिफिक वैक्सीन होती हैं। सारी वैक्सीन जिस चीज के लिए बनाई जाती है उसी पर प्रभावी होती है, और कोविड वैक्सीन केवल कोरोना के रूप को, और ये कोरोना का जो इस समय वायरस चल रहा है उस पर प्रभावी है। कई बार वायरस अपना कैरेक्टर चेंज कर लेता है, उस पर प्रभावी रहेगी या नहीं रहेगी ये भी हम नहीं कह सकते, और वैक्सीन कितने समय तक प्रभावी रहेगी, 6 महीने, 9 महीने, साल भर, ये भी अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये स्टडी लगातार चल रही है। इसके अलावा जैसे देखिए, अगर मैं ऐसा जनरल बात करूं तो आपने देखा कि बच्चों को डिफरेंट वैक्सीन लगाई जाती है, कि उसमें डीपीटी की वैक्सीन लगाई जाती है, बीसीजी लगाई जाती है, पोलियो दिया जाता है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, और भी बहुत वैक्सीन है। तो जो भी वैक्सीन बनती है वो हर स्पेसिफिक बैक्टीरिया वायरस के लिए बनती है, और केवल उसी से हमारा जो है पूरा या पार्शियल बचाव करता है। जी, और अब रुक करते हैं लोनी गाजियाबाद का, जहां से यामीन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। यामीन जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी डॉक्टर साहब को नमस्कार जी नमस्कार। यामीन भाई बताएं। भाई रेडियो वाला चिरौड़ी से। सर मैं ये जानना चाह रहा था, छोटे बच्चों में आजकल वायरल बहुत ज्यादा चल रहा है। जी थोड़ा इनकी देखभाल कैसे करें जिससे गई कोरोना से बचे रहें, और ये 12 से 18 तक की वैक्सीन कब तक आ जाएगी जो बच्चों को लग जाए? जी डॉक्टर वार्ष्णेय, इस समय थोड़ा सा अगर हम देखें तो बरसात का मौसम है और मौसमी जो बुखार है वो काफी आम हो जाता है, वायरल फीवर। तो ऐसे में हम कैसे विभेद करें कि ये कोविड का संक्रमण है या आम फ्लू है? देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जो कोविड के लक्षण हैं वो भी लगभग वही होता है, गला खराब होना, सर्दी जुकाम होना, बुखार होना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, और जो आम जो है जुकाम वगैरह होते हैं ज्यादातर उसमें भी वही लक्षण होते हैं। तो एकदम पहचान पाना तो मुश्किल होता है, परंतु जितने भी देखिए खांसी, जुकाम, बुखार या कोई भी चीज है, इवन कोरोना 90% केसेज में ये 5 से 7 दिन में सबसाइड कर जाते हैं, और उस समय तक कभी भी कोई व्यक्ति सीरियस नहीं होता। अगर ये बुखार कोई भी आपका 6-7 दिन के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, या आपको जो है कोई बहुत ज्यादा परेशानी होने शुरू लगती है, उल्टी दस्त लग जाते हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, खासतौर से आपको मुंह से कहीं से खून आना शुरू हो जाता है, तो उस समय फिर डॉक्टर को तुरंत दिखाएं और सलाह लें, फिर वो जांच करेंगे। ऐसे लक्षणों के आधार पर एकदम कहना कि ये साधारण खांसी जुकाम बुखार है या कोरोना है बहुत मुश्किल होता है। और एक चीज मैं और बताऊं इनकी जानकारी के लिए, कि जो साधारण खांसी जुकाम होता है उसके भी 10% केस में ह्यूमन कोरोना वायरस होता है, वो होता है। जबकि ये जो कोरोना वायरस आया ये तो हमें एनिमल से मिला है, लेकिन ह्यूमन कोरोना भी एक होता है जो कि साधारण जुकाम के 10% केस के लिए उसके लिए करता है। तो इसलिए इतना डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही होता है कि जब भी अगर 5-6 दिन में आपका बुखार नहीं टूटता या लक्षण ऐसे हो जाते हैं जो गंभीर लक्षण है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। जी, और इस बीच दिल्ली से धर्मवीर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी बताइए, क्या आप जानना चाहते हैं? नमस्कार सिद्धार्थ जी, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। अब सरकार ने छोटे बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया है, जाना शुरू हो गए बच्चे। चिंता ये बनी हुई है समाज में
जैसे कि बच्चों को ड्रेस पहन के जाना जरूरी है। हम ये सोच रहे हैं बच्चे डेली, तो जो गरीब बच्चा है उनके पास 2 ड्रेस है, अमीर बच्चे 6 ड्रेस भी ले सकते हैं। पर ये क्या होगा कि बच्चे ड्रेस भी धोनी जरूरी है और उसके अलावा बच्चे हाथ भी धोते हैं और बैग भी साथ ले जाते हैं। तो हम ये चिंता कर रहे हैं कि ये बच्चे अगर डेली ड्रेस धोएंगे तो बरसात में है या कोई बात है तो ड्रेस के ऊपर चिंता है कि वो कैसे, मेरे पॉइंट ये है कि सरकार को चाहिए कि बच्चे कोई भी ड्रेस में स्कूल जाएं, अपना बैग लगा के जरूर आए। और सैनिटाइज करने के लिए क्या बैग को सैनिटाइज कर सकते हैं तो इससे भी काम कर सकता है। जी डॉक्टर वार्ष्णेय। हाँ देखिए, कुछ तो चिंताएं नेचुरल है। अभी भी देखिए गवर्नमेंट ने जो है एक तो हाइब्रिड रखा है कि जो लोग बच्चे स्कूल में जाना चाहते हैं वो स्कूल में है, अदरवाइज जो अपने घर पे भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोनों चीजें सुविधाएं दी जा रही हैं, परंतु कुछ एहतियात जरूर करना चाहिए। और दूसरे जैसे आपने कहा कि बैग हैं या चीजें हैं, जब वो उसके ऊपर जो है कई जगह टनल वगैरह लगा कर रखते हैं, सैनिटाइज किए जा सकते हैं, तो उनको भी कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे बाहर आते हैं रखते हैं। लेकिन जो देखिए हम लोगों का इतना लंबा अनुभव रहा है कि ये जो खाने की चीजें हैं या जो हम सामान्य चीजें पहनते हैं, कपड़े या जो हम खा लेते हैं, इनसे वायरस नहीं फैला है, इनसे नहीं पाया गया इन्फेक्शन। इन्फेक्शन केवल एक व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है जब वो खांसता है, छींकता है या बात करता है और उसके मुंह से जब वो वायरस निकलते हैं और उसके नजदीक में अगर आप 6 फीट से कम नजदीक में हैं और दोनों ने अगर मास्क नहीं लगाया तभी इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसलिए इतनी ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि देखिए इतने हर आदमी मार्केट में जा रहा है, हर आदमी जो है वो खाने की वस्तुएं खा रहा है या मार्केट में खा रहा है। अगर ये हवा में इन्फेक्शन, अगर हर आदमी देखिए सांस ले रहा है, अगर ये वायरस हवा में होता तो सब व्यक्ति ही बीमार हो जाते हैं। इसलिए इतनी अत्यधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप एक अच्छे ढंग का मास्क पहनते हैं और अगर पॉसिबल है कुछ दूरी बना के रखते हैं तो आप इससे काफी हद तक सुरक्षा पा सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर जब ज्यादा से ज्यादा लोग इम्यूनाइज होते चले जाएंगे तो ये वायरस का खतरा और भी कम होता चला जाएगा। जी बिल्कुल। और डॉक्टर वार्ष्णेय, हमारे एक लिसनर ये ईमेल पर पूछ रहे हैं कि उनका ब्लड शुगर काफी हाई रहता है, तो ऐसे में क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं या ब्लड शुगर के घटने का इंतजार करना चाहिए उन्हें? हाँ देखिए, वैक्सीन जो जब ब्लड शुगर तो जरूर नॉर्मल उनको पहले करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एज सच शुगर लेने में, इंजेक्शन लेने से शुगर को तो कुछ नहीं होगा और वैक्सीन भी ले सकते हैं। लेकिन चूंकि जहाँ पे आप इंजेक्शन लगाते हैं और आपकी शुगर ज्यादा है तो वहाँ इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और आजकल हमारे पास इतनी अच्छी उपलब्ध दवाइयां हैं, और अगर दवाई नहीं है तो इंसुलिन है। इंसुलिन इतना पावरफुल वेपन है कि हम आपकी 1-2 दिन में ही शुगर को चाहे जितनी कंट्रोल कर सकते हैं। तो तुरंत ही एक अच्छे जो है फिजिशियन या डायबिटिक एक्सपर्ट से मिलें, अपनी शुगर को फौरन कंट्रोल कर लें, वो 1-2 दिन में ही कंट्रोल हो जाएगी और उसके बाद फिर अपना वैक्सीनेशन करा लें। जी, और दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी जुड़ गए हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। ब्रह्मदत्त जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी सर जी प्रणाम। जी ब्रह्मदत्त जी, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है, बताइए कैसे हैं आप? जी सर, कुशल मंगल, आपकी कृपा से राजी खुशी हूँ। जी ब्रह्मदत्त जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आज आप? सर जी मेरी एक जिज्ञासा है, उत्सुकता है जानने की, जो सीरो सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं जी, तो उसकी सत्यता या प्रमाणिकता सर कितनी सही है, हम कितनी मान के चलें कि वो सही तथ्य हैं हमारे सामने आ रहे हैं? जी डॉक्टर वार्ष्णेय। देखिए, ये जो आपका एक क्वेश्चन है, ये स्टैटिस्टिकल मॉडल्स होते हैं। इसका एक तरीका होता है कि हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है, और ये एक साइंटिफिक विधि होती है किसी भी चीज को जानने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लगातार जो है वो एक कॉलोनी में सिर्फ हमने कर लिया और वहां पे कुछ केसेज ले लिए और वो नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने 500 लोग भी लेने, तो ये नहीं कि मैं एक कॉलोनी कर लूंगा, मैं पूरे, जैसे अगर हम दिल्ली की, जैसे अभी आपने बात करा, नया सीरो सर्वे है, उसमें 28,000 लोगों को लेने की बात है, तो जितनी भी दिल्ली की कॉलोनी है सब में से कुछ ना कुछ सैंपल से लिए जाएंगे, तभी हमें पता लगता है कि भाई वायरस से किस जगह में कितनी एंटीबॉडी डेवलप हुए। और ये साइंटिफिक मॉडल होता है और इस मॉडल की सत्यता काफी मानी जाती है, और ये एक तरीका होता है जो जांच करने का कि भाई किस तरह हमारे देश में यह इन्फेक्शन फैल चुका है। और ये स्टैटिस्टिकल मॉडल और चीजों पे भी काम करते हैं। तो इसमें देखिए, एक कोई भी साइंस 100% नहीं होती, परंतु जो भी ये सर्वे पाए गए हैं ये हमारे प्रैक्टिकल भी देखे गए हैं, क्योंकि जब
अभी पीछे जैसे आप कहा कि अगर हमारी एंटीबॉडी का जो लेवल है वो हमारी जैसे एडल्ट पॉपुलेशन में लगभग 65-66% में पाए गए, तो और बच्चों में भी 40-50% पाए गए, तो उससे इन्फेक्शन का रेट कम हो गया। और उन जगह जहाँ पे सीरो सर्वे में एंटीबॉडी कम पाई गई वहां अभी भी इन्फेक्शन ज्यादा चल रहा है। तो ये एक मॉडल सोच है, लेकिन देखिए कोई भी मॉडल या कोई भी साइंस 100% परफेक्ट तो नहीं होती, लेकिन काफी हद तक ये प्रभावी होती है। और ये सीरो सर्वे पूरी जो है जिम्मेदारी से किए जाते हैं। इनके पीछे जो करने वाले साइंटिस्ट कम्युनिटी होती है वो पूरी जिम्मेदार होती है और रिजल्ट देते हैं, इसलिए इस पर किसी तरीके का संदेह करने की जरूरत नहीं है। जी, और डॉक्टर वार्ष्णेय हमारे साथ में हमारे एक श्रोता हैं योगेश जी, वो ये जानना चाहते हैं कि देश में इस समय कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी जैसी वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो इसमें से बेहतर कौन सी है, इन्हें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए? देखिए सारी वैक्सीन सुरक्षित हैं, सारी प्रभावी हैं। जो भी वैक्सीन आपको मिल रही है आप वो लगवा लें, इसमें किसी तरीके की डरने की बात नहीं है। जो भी आपको अवेलेबल हो, क्योंकि देखिए इनका प्रभाव जो है वो डिफरेंट तरीके के डाटा आते हैं, लेकिन मोटे तौर पे ये सारी वैक्सीन 70 से लेकर 90% के बीच में प्रभावी है। 100% कोई सी भी वैक्सीन नहीं है, तो जो भी वैक्सीन मिल जाए वो ये लगवा लें, बिल्कुल डरने की बात नहीं। जी, और डॉक्टर वार्ष्णेय हमारे श्रोता ने ये जानना चाहा है कि कोविड में लंग्स या फेफड़े में सबसे ज्यादा संक्रमण होता है, तो वो लोग जो अभी तक कोविड की दूसरी लहर में हॉस्पिटलाइज हो गए थे और ज्यादा कोविड था उनको, तो ऐसे केसेस में वो अपने लंग्स को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए किस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही देखिए अच्छा सवाल है, क्योंकि काफी लोगों जो सीरियस हुए हैं, लेकिन 90% मैंने पता है कि 90% लोगों में तो ये मामूली वायरस होता है और केवल हमारे अपर रेस्पिरेटरी में रहता है, नाक और गले तक ही रह जाता है। लेकिन 10% केस में ये हमारे लंग्स में चला जाता है और वहां पे जो है फाइब्रोसिस कर देता है और वहां पे फिर हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सांस लेने में परेशानी होती है। और ऐसे लोगों में जो है लॉन्ग टर्म में भी देखा गया कि लंग्स की फाइब्रोसिस पाई गई। तो इन लोगों के लिए कुछ तो डॉक्टरों की सलाह से जो है दवाइयां भी उपलब्ध होती हैं अगर बहुत सीरियस फाइब्रोसिस होती है। परंतु जो आसान चीजें हैं वो हमारे जो है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। आप गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए, वो हेल्प करती है। प्रोन ब्रीदिंग होती है, आप पेट के बल लेटिए, उस तरीके से आधा घंटे 1 घंटे लीजिए, उस तरीके से सांस लीजिए, तो उससे जो हमारे लंग्स के पीछे के हिस्से हैं वो खुल जाते हैं। इसके अलावा कुछ रेस्पिरेटर टाइप की मशीनें भी आती हैं हल्की, उनमें भी आप फूंक मारते हैं तो उसमें जो एक तरीके से कुछ बॉल्स वगैरह होती हैं जो ऊपर जाती हैं, तो उससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी का पता करता है। तो ये अपनी डॉक्टर की सलाह से और कई तरीके से कुछ प्राणायाम भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, तो बहुत सी चीजें हैं जिससे आप अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। और श्रोताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर वार्ष्णेय, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए काफी हद तक तो कोरोना की स्थिति अभी काबू है देश के काफी हिस्सों में, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी जो है लापरवाह होने की जरूरत नहीं है जब तक कि ये महामारी हमारे बीच में है, क्योंकि वायरस अभी है, गया नहीं है। इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें अपनाना है और उसमें जो 3 बातें, हम अच्छे तरीके का मास्क पहन के हमेशा घर से बाहर निकलना है और अपनी जहां तक पॉसिबल है वो दूरियां बनानी है, भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, अगर आवश्यक ना हो तो ऐसी जगह ना जाएं जहां भीड़ है, और अपने हाथों की अच्छी तरीके से सफाई करें। अगर आपका वैक्सीनेशन के लिए नंबर आ रहा है तो अपना वैक्सीनेशन करवाएं। धीरे धीरे करके हमारे लिए बच्चों की भी शायद वैक्सीन आ जाएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर वार्ष्णेय, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्रोताओं, इसी के साथ सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे राम मनोहर लोहिया, अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है
airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।